Welcome student in the remaining part of chapter 1 in this third video. We have completed page chapter 7 and page 17 feminist awareness of women's right and interest based on the belief of the social economic and political equality of the genders. यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था. अब पेज नंबर 18 फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की पिक दी हुई है आपकी इस पर. ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का है कि इसमें जो वुमेन को वोट का राइट नहीं मिला था, तो वो चाह रहे थे कि हमें भी वोट का राइट मिले, कि इक्वलिटी बेस पर मैन वुमन को इक्वल वोट का राइट मिलना चाहिए. लेकिन उनको वहाँ इस गैलरी में बिठाया गया था जिससे कि वो पार्लियामेंट की जो मूवमेंट है पार्लियामेंट के में जो चल रहा है उसको वो देख सके. ये आपका सारा बच्चों हो गया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का. अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो पेज नंबर 18 का है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली. इसके अंदर हम देखेंगे कि जर्मनी और इटली किस तरह से यूनिफाइड हुए. 4.1 जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन. After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. This can be observed in process by which Germany and Italy came to be unified at नेशन स्टेट. की किस तरह से जर्मनी और इटली को नेशन स्टेट बनाया गया. एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स हु इज 1848 ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कॉन्फिडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट. कि जर्मन में 34 जो कॉन्फिडरेशन थे वो किस तरह से एक नेशन स्टेट बनने के लिए उन्होंने एफर्ट किया. दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग was however represented by combined forces of monarchy and the military, supported by the large landowners called Junkers of Prussia. From then on, Prussia took on the leadership of the movement for नेशनल यूनिफिकेशन. इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वान बिस्मार्क. यानी कि जो जर्मनी की यूनिफिकेशन का जो आर्किटेक्चर जिसको बोला जाता है या फाउंडर जिसको बोला जाता है वो था ओटो वान बिस्मार्क. वाज द आर्किटेक्ट ऑफ प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी. और उसने ये किस तरह से किया, प्रूशियन आर्मी की हेल्प से किया. देयर 3 वॉर्स ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. और इसके लिए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 7 years उसकी वॉर चली. एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन. और इसकी इस आर्मी के इस वॉर के बाद ही जो उसका प्रोसेस था यूनिफिकेशन का जर्मनी का वो कंप्लीट हो गया. इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलीज. वर्सलीज में इसकी सेरेमनी रखी गई और जो प्रूशियन किंग था विलियम फर्स्ट वो जर्मन का एम्परर डिक्लेयर किया गया. On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of German states, representatives of the army and important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the upheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia. The nation-building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency. जो ये न्यू स्टेट बना था जर्मनी और जिसका जो किंग था प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट बना था, वहाँ पर किस पर जो मॉडर्नाइजेशन पर किस पर ध्यान दिया गया, करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशल सिस्टम इन जर्मनी. उन्होंने इन सारे सिस्टम को फिर से मॉडिफाई किया. Prussian measures and practices often became a model for the rest of the Germany. ओके बच्चों, यहाँ तक ये आपका हो गया जर्मनी यूनिफिकेशन. ये बच्चों उस टाइम का ये मैप है कि किस किस कंट्री में कौन कौन से कंट्री नेशन स्टेट बन गए थे. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये डेट है आपकी 1871. अब नेक्स्ट 4.2 में है आपका पेज नंबर 20 पर इटली यूनिफाइड. जैसे जर्मनी को यूनिफिकेशन किया गया ऐसे ही इटली को किया गया. लाइक जर्मनी इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन. जैसे जर्मनी छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ था, इसी तरह इटली भी पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन का शिकार था. इटालियन वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट एज वेल एज द multinational Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which
ओनली वन सार्डिनिया पिडोमेंट वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस। इटली जो 7 स्टेट में बटा हुआ था उसमें से ओनली वन ही था जो सार्डिनिया पिडोमेंट, जो कि इटालियन प्रिंसली जो हाउस है वो उसको रूल करता था। बाकी जो 6 थे उन पर अलग अलग जो रूल चल रहा था। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, the center was ruled by the Pope and southern regions were under the domination of the Bourbon king of Spain। यानी कि ये सारे अलग अलग जो डायनेस्टी थी उनके जो रूलर है वहाँ पर रूल कर रहे थे। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट रिक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। देखो मैंने जैसे पहले भी बताया था कल अपनी सेकंड वीडियो में कि लैंग्वेज भी कंट्री की यूनिफिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये जो इटली है वो 7 स्टेट्स में डिवाइड था। तो वहाँ वैसे इटली है तो इटालियन लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर इन 7 में अलग अलग लैंग्वेज ही चलती थी, और उसके अलावा काफ़ी जो लोकल वेरिएशन थे लैंग्वेज के वो भी वहाँ पर चल रहे थे। ड्यूरिंग द 1830 गोस्पे मैजनी जो आया था बच्चों आपका रेवोल्यूशन में, लिबरल रेवोल्यूशन में, उसके बाद ये वही है रेवोल्यूशन जिसने की थी। ड्यूरिंग द 1830 गोस्पे मैजनी हैड सोट टू पुट टुगेदर a coherent program for a unitary Italian Republic। गोस्पे मैजनी ने ही इटालियन रिपब्लिक के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। ही हैड आल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। ये उसमें पहले जो क्वेश्चन आया था इसमें भी आया था कि उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी यंग इटली फॉर द डिसमिनेशन ऑफ हिज गोल, अपने गोल को पूरा करने के लिए। उसका गोल क्या था? इटली को यूनिफाइड करना। द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 meant that the mantle now fell on Sidonia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. In the eyes of ruling elites of the region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance। कि जो ये जो इटली को यूनिफाइड करना चाहते थे उनका जो ड्रीम था वो क्या था कि इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और पॉलिटिकल डोमिनेंस जो अब चल रहा था कंजर्वेटिव का वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आया पेज नंबर 21। अब ये कैसे हुआ, अब ये सारा प्रोसेस है। जो चीफ मिनिस्टर कावर हु लेड द मूवमेंट, ये जो इसके इटली के जो चीफ मिनिस्टर थे कावर, जिसने यूनिफाइड मूवमेंट को लेड किया यानी उनका नेतृत्व किया। टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वाज नीदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमो। ये बच्चों कावर का भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इस पैरे में ही आपका आंसर इस पैरे में आपका आंसर बन जाएगा कि वो ना तो एक रेवोल्यूशनरी था ना ही वो डेमोक्रेट था। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ इटालियन एलिट ही स्पोक फ्रेंच। देखिए इटली में भी फ्रेंच लैंग्वेज को ज़्यादा हाई माना जाता था और लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलने में अपनी शान समझते थे। तो वो भी जो था कावर भी, वो भी फ्रेंच लैंग्वेज ही इटालियन से ज़्यादा अच्छी बोलता था। थ्रू अ टेक्टफुल डिप्लोमेटिक alliance with France engineered by Kavar, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859। सार्डिनिया पिडोमेंट जो एक अलग पार्ट था इटालियन का, उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा दिया। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स आर लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गोस्पे मैजनी ज्वाइंड द फ्रे। इन 1860 they marched into south the sport of local peasant in order to drive out the Spanish Italy। However, much of the Italian population among whom rates nationalist ideology, the peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Ithia। He believed that La Talica was Victor Emmanuel's wife। इसमें आपको बच्चों 5 पॉइंट्स बनाने हैं। इसी कारण जो ये जो इटली है यहाँ पर ये सारा जो प्रोसेस है वो इटली यूनिफिकेशन का है। इसमें कावर ने और ये गैरीबाल्डी ने और गोस्पे मैजनी ने मिलकर जो है, एक तो गोस्पे मैजनी है कि गोस्पे गैरीबाल्डी है और ये कावर है, इन तीनों ने मिलकर ही जो इटली को यूनिफाइड करने में अपना जो स्ट्रगल है वो किया था। तो इसमें आप ये जो 5 पॉइंट बनाएंगे इसमें इन तीनों के बारे में ही, ये जो मैप है वो इटली का है, इसके जो अलग अलग 7 स्टेट है उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका पेज नंबर 20 पर द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। जैसे जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ ऐसे ब्रिटेन अपने आप में कोई कंट्री नहीं था। ये किस तरह से ब्रिटेन बना बच्चों, और इसका जो एक केस है ब्रिटेन का वो सबसे अलग है, वो कैसे है अब हम इसको रीड करेंगे और ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है।
दी NCERT क्वेश्चन है, और जो आपके नीचे डिस्कस क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें भी है ये क्वेश्चन ब्रिटेन, और इसको भी आपको ठीक ढंग से समझना है। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड अ ग्रेट ब्रिटेन इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहेवल और रेवोल्यूशन। जो ब्रिटेन में जो यूनिफिकेशन हुआ वो कोई एक रेवोल्यूशन के कारण नहीं हुआ, इट वाज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस। ये एक और जो प्रोसेस था उसका रिजल्ट है। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। अगर 18th सेंचुरी से पहले देखें तो कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड इन ब्रिटिश वर एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड ईरिश। वहाँ पर बच्चों उस एरिया में 4 तरह के पीपल रहते थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड ईरिश। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। और इन चारों के अपने कल्चर था, अपनी लैंग्वेज थी, अपने ट्रेडिशन है। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, और धीरे धीरे जो इंग्लिश थे पीपल थे वो वेल्थ में इंक्रीज होने लगे, इंपॉर्टेंस एंड पावर मिलने लगी, एंड इट वाज एबल टू एक्सटेंड द इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन एंड आइलैंड। और उन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इन तीनों पर अपना कर लिया, वेल्स पर, स्कॉट पर और ईरिश पर। The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of a protracted conflict, was the instrument through which nation state was England and its centre came to be forget. The Act of Union 1707, ये जैसे हमने ग्रीक में पढ़ा था ना द ट्रीटी ऑफ कॉन्ट्रास्पल, ऐसे ये एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अगर हम आपसे क्वेश्चन आए कि ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना, तो द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के अंडर जो ग्रेट ब्रिटेन है उसकी फॉर्मेशन हुई है। मीन इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, कि स्कॉटलैंड का उसमें जो है विलय हो गया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज henceforth डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिस्टमेटिकली सप्रेस। और धीरे धीरे जो वो स्कॉटलैंड का जो सिस्टम था, जो उनका कल्चर था, उसको धीरे धीरे सप्रेस कर दिया गया। द कैथोलिक क्लास द इनहेबिटेड द स्कॉटिश आइलैंड सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन वेन एवर दे अटेम्प्ट टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस, और उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर जेलिक लैंग्वेज। स्कॉटिश को भी जो उनको अपनी लैंग्वेज बोलने से भी मना कर दिया गया, और वियर देयर नेशनल ड्रेस, और उनकी जो नेशनल ड्रेस थी उसके लिए भी उन्हें मना कर दिया। एंड लार्ज नंबर वाज फोर्सफुली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, और उनको अपनी ही जो जगह से, अपने ही होमलैंड से उनको फोर्सफुली बाहर कर दिया गया। तो ये है ग्रेट ब्रिटेन। एक्ट ऑफ यूनियन के अंडर 1707 में ग्रेट ब्रिटेन बना, और स्कॉटलैंड और को किस तरह से उन्होंने अपने जो अंडर कर लिया, वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको किस तरह से उन्होंने सप्रेस कर दिया, ये इसके कारण ये ग्रेट ब्रिटेन एग्जिस्टेंस में आया। ये देखो बच्चों, ये हमने जो सेकंड चैप्टर रीड किया था सिविक्स का, आप याद कीजिए। फेडरलिज्म, 2 टाइप के फेडरलिज्म होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर। तो ये जो ब्रिटेन है ये होल्डिंग टुगेदर है। होल्डिंग टुगेदर में जो सेंटर गवर्नमेंट होती है वही पावरफुल होती है, इसलिए ब्रिटेन आज तक फेडरल कंट्री नहीं बना, वो सेंट्रल वहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और किसी भी गवर्नमेंट को कोई भी पावर नहीं है। Ireland suffered a similar fate. It was a country deeply divided between Catholic and Protestant. The English helped the Protestant of Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country. Catholic revolts against British dominance were separate. Ireland में भी 2 टाइप के पीपल थे, कैथलिक और प्रोटेस्ट। इंग्लिश पीपल ने कैथलिक को सपोर्ट किया, किसके अगेंस्ट में? प्रोटेस्टेंट के अगेंस्ट में। कैथलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड आफ्टर अ failed revolt led by Wolfe Tone and his United Irishmen. Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom in 1801. 1801 में forcibly आयरलैंड को भी ब्रिटेन में मिला लिया गया। 1801 में न्यू ब्रिटिश नेशन was forged through the propagation of a dominant English कल्चर, और सारे जो इंग्लिश कल्चर को वहाँ पर फैला दिया गया। सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन द ब्रिटिश फ्लैग, जो उन सब के कंट्री का जो फ्लैग है वो हटा के ब्रिटिश फ्लैग जो यूनियन जैक है उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। नेशनल एंथम भी जो ब्रिटेन का था वो ही वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया, गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये वहाँ का नेशनल एंथम है। द इंग्लिश लैंग्वेज को भी फोर्सबली वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया।
were actively promoted and the older nations survived only as a subordinate partners in the nation। और जो ये नेशन थे स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ईरिश, ये सबको ब्रिटेन का ही एक सबऑर्डिनेट नेशन बना के रख दिया गया। यहाँ पर बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका जो पेज है 23 विजुलाइज द नेशन, इसके अंदर बच्चों ये बताया गया कि हर कंट्री में आपने देखा होगा कि एक कंट्री क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट जो है ये एक इशू है, टॉपिक है, तो इसको एक इमेज दी गई कि जिससे जो पीपल है इससे अपने आप को कनेक्ट कर सके कंट्री से। तो इसको जो एक इमेज दी गई, ऑलमोस्ट कंट्री में ये इमेज एक फ़ीमेल की इमेज दी गई, क्योंकि फ़ीमेल को एक मदर के रूप में देखा जाता है और मदर से पीपल अगर अटैच होते हैं तो वो उसकी रक्षा, उसकी डिफेंस के लिए अपनी जान भी लगा देते हैं। तो इसमें आपको ये सारा बताया गया कि किस किस नेशन को किस कौन कौन सी इमेज दी गई। ये फीमेल फिगर दिया गया, बिकेम एन एलोगरी ऑफ द नेशन, तो ये जो नेशन की जो एलोगरी है वो बन गई फीमेल फिगर। एलोगरी का आपको यहाँ पर दिया हुआ है, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और अ थिंग, जब कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया किसी पर्सन और थिंग के थ्रू शो होता है तो उसको बोलते हैं एलोगरी। In the 18th and 19th centuries, artists found a way out by personification of a nation were then portrayed as female figures. The famous figures became an allegory of the nation. Male figure दी गई। In France, she was christened मैरिन, फ्रांस की जो फीमेल फिगर है उसका नाम मैरिन है, ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन। सिमिलरली जर्मनिया बिकेम द एलोगरी ऑफ जर्मन नेशन। जैसे जो मैरिन है वो किसकी बन गई एलोगरी, वो बन गई फ्रांस की, और जर्मनिया किसकी बन गई, जर्मन की बन गई। जैसे इंडिया की भारत माता है, ऐसे उनका जो सिंबल है वो बन गया। ये इसमें बच्चों आपको पिक्चर भी दी गई है, जैसे ये जो पिक्चर है वो किसकी है, जर्मनिया की, ये जर्मन की है और इसको ड्रॉ किया था फिलिप वॉल्ट ने 1848 में। ये सिंबल है बच्चों जो आपके 9th में भी आए थे। ये ब्रोकन चैन किसका सिंबल है, ये ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल किसका सिंबल है, क्राउन ऑफ ओक लीव, स्वार्ड, ओलिव, जो ये इसने जो जो लिया हुआ है उन सब के सिंबल के ये जो मीनिंग है। ये आप ऐसी टेबल अपनी ये फिगर भी और ये टेबल भी आप अपनी नोटबुक में बना लेना। ये बच्चों आपका मैरिन है, देखिए ये जर्मनिया रियान, ये 1860 में बनी थी। इसके आर्टिस्ट थे लोर्निस कलेजन वाज कॉमिस्ड टू पेंट दिस इमेज दिस इंस्क्रिप्शन ऑन जर्मनिया स्वार्ड। ये स्वार्ड पर है कि हर एक जो जिसकी जो कंट्री की जो भी सिंबल होती है वो उस कंट्री की जो मेन सीक्रेट है उसको शो करता है। जैसे भारत माता की पिक्चर में आपने देखा होगा कि भारत माता के हाथ में कभी कोई वेपन नहीं होता, क्योंकि हम जो भारतीय वो पीस को इनकरेज करते हैं। लेकिन ये जो जर्मनी है, जैसे इसके हाथ में स्वार्ड है, तो इसका मीनिंग है कि ये कंट्री वॉर को इनकरेज करता है। लेकिन इसकी जो स्वार्ड है वो नीचे झुकी हुई है, मीन्स ये पहले कभी वॉर नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई करेगा तो ये उसको नहीं छोड़ेंगे। तो जो भी जो फिगर है ये एलोगेरी है, उससे उस कंट्री के बारे में भी हमें पता चलता है। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, ये लास्ट टॉपिक आ गया बच्चों इसका, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, पेज नंबर 26 से। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बल्कान। यहाँ पर एक बच्चों ये सेकंड पैरे में दिया हुआ बल्कान का एरिया है, वहाँ पर 1871 के बाद सबसे ज़्यादा जो टेंशन है वो स्टार्ट हो गई थी। और बल्कान एरिया में कौन कौन से कंट्री थे, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीक, मैकेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सोल्वेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो, हुज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज स्लेव। इन सब के रहने वाले जो पीपल है उनको स्लेव कहा जाता था। लार्ज पार्ट ऑफ बल्कान्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन अम्पायर, और ये जो बल्कान के जितने सारे कंट्री थे ऑलमोस्ट किसके अंडर थे, ओटोमन अम्पायर के। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बल्कान्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन अम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. One by one, its European
subject nationalist broke away from its control and declared independence. धीरे धीरे ये जो ओटोमन अम्पायर से जो स्टेट थे वो अलग हो गए, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. द बल्कान पीपल बेस्ड देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. Hence, the rebellious nationalists in Balkans thought of their struggle and attempts to win back their long lost of independence. और वहाँ पर जो ये सारे अलग अलग हो गए, वहाँ पर ये इन कंट्रीज़ में क्या है, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई. द पावर्स were keen on counting the hold of other powers over the Balkan, which led to a series of war in the region and finally the First World War. और जो ये बिग पावर थी, यूरोपियन अदर पावर थी, जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन्होंने बल्कान एरिया को अपने अंडर लेने के लिए वहाँ पर वॉर स्टार्ट कर दी. और जो एंड में 1914 तक आते आते वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चेंज हो गई. नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पीरियलिज्म लेड यूरोप इन डिजास्टर इन 1914. और ये जो पावर की को हड़पने की जो डिजायर थी वो 1914 में क्या बन गई, डिजास्टर बन गई, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो चेंज हो गई. इसमें आपका एक क्वेश्चन हो रहा है इम्पीरियलिज्म, कि इम्पीरियलिज्म होता है साम्राज्यवाद. टू इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, अपनी स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज करना, वो होता है इम्पीरियलिज्म. तो एक तरह से मेरे साइड से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. आप इसको वीडियो सुनने के बाद इसको रीड ज़रूर करेंगे. रीड किए बिना आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा. अब इसको अच्छे से रीड करें और वीडियो भी सुने, तब जाके ये चैप्टर आपको क्लियर होगा. ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है बच्चों, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा. अब देखिए, जैसे इसके अंदर है गोस्पे मैजनी, ये वाला क्वेश्चन हो गया. कावर वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया. ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी आ गया. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी आ गया. रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल, इसका आंसर आपको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जहाँ पेज है उसमें ही मिल जाएगा. What step did the French revolutionary take the create sense of identity among the French people? ये पेज नंबर 3 पर है, मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया है. Who were the Marian and Germany? ये अभी हम रीड करके आए हैं कि मैरिन और जर्मनी क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है आपको. वो किस किस ने उनको पोर्ट्रेट किया वो अभी बॉक्स में लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया था. और ये प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, ये भी अभी हमने डिस्कस किया है. व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक आ, ये भी हमने 1804 का नेपोलियन कोड फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था. एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन्ड बाय 1848 रेवोल्यूशन बाय द लिबरल, ये भी हमने डिस्कस किया है. चूज़ 3 एग्जाम्पल टू शो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट इन यूरोप. ये कल्चर वाला जो टॉपिक आया था उसमें आपको मिलेगा इसका आंसर. और इसमें आपको बताना है कि डेवलप ओवर द 19th सेंचुरी. आपको 2 कंट्रीज़ के एग्जांपल लेने हैं जिसमें आपको ये बताना है कि किस तरह से जो नेशन है वो डेवलप की गई. इसमें जर्मनी और इटली को ही आपको एक्सप्लेन करना है. फिर हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप, ये 1707 का द एक्ट ऑफ यूनियन, इसमें आपको एक्सप्लेन करना कि किस तरह से ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड और आयरलैंड और ईरिश को अपने कंट्री में मर्ज किया था. और लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन अमर्ज इन बल्कान्स, ये आपका लास्ट टॉपिक है. और जो लास्ट टॉपिक सब टॉपिक है उसका जो सेकंड पैरा उसमें से आपको ये आंसर मिल जाएगा कि बल्कान एरिया में किस तरह से टेंशन अमर्ज हो गई. तो 5 क्वेश्चन ये हैं आपके, और 9, 10, 11, 12, 13, 14 टोटल आपके 14 क्वेश्चन है. 14 के 14 क्वेश्चन आपको करने हैं. ऑलमोस्ट आंसर मैंने आपको इसमें बता दिया, बाकी आपको इसकी जो है वो PDF भी मिल जाएगी. लेकिन इससे पहले आपके लिए ये मैंडेटरी है कि आप चैप्टर को सेल्फ स्टडी करें 1 टाइम 2 टाइम्स, फिर आपको ये चैप्टर कंप्लीट क्लियर होगा. और इसी बेस पर आपका थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, थर्ड चैप्टर में भी यही टॉपिक है, बस उसमें हम इंडिया के बारे में रीड करेंगे. नेशनलिज्म, इसमें हमने यूरोप के बारे में रीड किया तो उसमें इंडिया के बारे में करेंगे. तो वो चैप्टर इससे थोड़ा ईजी है, लेकिन अगर आपको ये चैप्टर समझ आएगा तो वो चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ आएगा. Okay student, have a good reading. Okay student, bye.